अब ये गोपाल जो शासन करते हैं, इनके बाद में जो है इनके बेटे होते हैं, उत्तराधिकारी के रूप में जो आते हैं वो कौन आते हैं? धर्मपाल। और धर्मपाल क्या करते हैं? त्रिपक्षीय जो संघर्ष है उसमें ये शामिल होते हैं। अभी बताएंगे। 8वीं सेंचुरी तो मैं बता ही चुका हूं, है ना? तो 8वीं सेंचुरी कब से कब तक हो जाएगी? 701 से लेकर पूरी जो है वही चलेगी। कौन सी? 8वीं सेंचुरी। तो 8वीं सेंचुरी के मध्य से जो है ये पाल वंश जो है सत्ता में आता है। अब पाल वंश जो है 8वीं सेंचुरी के मध्य से बात करें तो 750 से ऊपर का जो टाइम पीरियड है वो पाल वंशों का ही रहता है। अब इनका जो क्षेत्र है ना उसको भी आप देख लीजिए। पहले जो था इनके टाइम पे जो है काफी जो है धर्मपाल के समय भी बहुत सारे विस्तार कर लेता है, लेकिन बाद में क्या होते हैं धीरे धीरे जो पाल वंश के जो क्षेत्र था उसमें कौन बढ़ जाते हैं? इधर प्रतिहार भी क्या करते हैं कुछ क्षेत्र पर अपना अधिकार बढ़ा लेते हैं, और उधर जो राष्ट्रकूट होते हैं दक्षिण वाले वो भी क्या करते हैं इसके जो क्षेत्र होता है कन्नौज वाला वगैरह उस पर क्या करते हैं अपना अधिकार कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा समय तक क्या है जो पाल वंश के जो शासक हैं वही क्या करते हैं, जो अभी मैंने आपको कन्नौज बताया था तो वो बंगाल से लेकर और जो आपका हरियाणा वाला क्षेत्र था वहां तक जो अधिकार है वो किसका हो जाता है? पाल वंशों का ही होता है। यानी कि अब देखो इनका बड़ा कितना क्षेत्र हो जाएगा। मान लीजिए अब यहाँ पर क्या था? बंगाल था, ठीक है। अब ये बंगाल से लेकर जो क्षेत्र है इनका, ये सारा जो क्षेत्र था ये किसका था? पाल वंश का था। और इधर वाला जो क्षेत्र था ये किसका था? गुर्जर या प्रतिहार, है ना। और इधर वाला जो दक्षिण वाला जो एरिया था वो किनका था? राष्ट्रकूटों का। लेकिन ये क्या करते हैं राष्ट्रकूट जो है बाद में ये भी अपना जो शासन है उसको धीरे धीरे जो क्षेत्र है उसको बढ़ाते जाते हैं, और गुर्जर प्रतिहार है ये भी अपने जो शासन जो क्षेत्र था उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि बाद में जो पाल वंश के जो राजा आते हैं वो क्या करते हैं उस सत्ता को संभाल नहीं पाते हैं, है ना। धर्मपाल तो क्या कर रहा था? त्रिपक्षीय संघर्ष में लगा हुआ था, तो उसने क्या किया क्षेत्र को अपने अंडर में बनाए रखा। या फिर गोपाल जो था, गोपाल केवल किस वाले क्षेत्र में कर रहा था शासन? बंगाल वाले में। लेकिन धर्मपाल आया, धर्मपाल ने क्या किया? संघर्ष के लिए वो लड़ा और उसने अपने क्षेत्र को धीरे धीरे बढ़ाया। और बढ़ाने के दौरान जो है लगभग 800 या 8वीं जो सेंचुरी है उसके मध्य से उन्होंने स्टार्ट किया था, और लगभग 50 साल तक के बीच बीच में इसने 900 या 9वीं सेंचुरी के आसपास जो है इसका जो क्षेत्र है वो लगभग कहाँ तक हो गया था? पंजाब तक के एरिया तक इसका शासन हुआ करता था पाल वंशों का ही, ठीक है। और पाल वंशों का जब शासन बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो इधर कुछ एरिया पे कौन कर लेते हैं? गुर्जर प्रतिहार कर लेते हैं, और कुछ एरिया पे क्या कर लेते हैं? राष्ट्रकूट अपना शासन कर लेते हैं, है ना। अब इसको थोड़ा पीडीएफ से आप देख लीजिए क्योंकि चित्र उसमें अच्छे से समझ में आएगा आपको। दिखाई दे रहा है पीछे तक? पीछे विजुअल हो रहा है? देखो पूरा क्षेत्र नहीं देखना है, केवल कन्नौज वाला एरिया देख लेना।
पूरे भारत की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, है ना। ये जो गुजरात वाला इलाका है, इसमें आप जो ग्रीन कलर में देख पा रहे होंगे, ये वाला जो क्षेत्र था वो किसके अधीन था? बाद में जो है गुर्जर प्रतिहार जो होते हैं वो अपने अंडर में कर लेते हैं इसको, है ना। इसी तरह से ये जो यहाँ तक का क्षेत्र था वो तो राष्ट्रकूटों का रहता है, लेकिन इस वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ तक जो शासन कौन करते हैं? राष्ट्रकूट करते हैं, है ना। बल्कि जो है कुछ एरिया में जो है पाल वंश का जो पहले शासन रहता है वो केवल बंगाल में रहता है, लेकिन बाद में जो है वो धर्मपाल आते हैं और धर्मपाल क्या करते हैं? इसको बढ़ाते हैं। इसके आगे की अगर चित्र देखो तो ये थोड़ा बाद का चित्र है। और ये थोड़ा बाद का क्षेत्र है, जिसमें धीरे धीरे क्या है, बाहरी शक्तियां जो है पाल डायनेस्टी पर क्या कर रही थी? अपना आक्रमण कर रही थी या अपने क्षेत्र को बढ़ा रही थी। तो उस समय जो है यहाँ पर जो है गुर्जर प्रतिहार थे, तो गुर्जर प्रतिहारों ने क्या किया? क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ाया, राष्ट्रकूटों ने भी बढ़ाया, और जो पाल वंश जो था इतना बड़ा हुआ करता था, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र भी इनके हाथों में, बंगाल वाला भी इनके हाथों में, उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा इनके हाथों में, और ये पंजाब हरियाणा वाला या दिल्ली वाला जो रीजन है, अब सब इनके पास में था। किनके पास? पालों के पास, है ना। अब पाल समृद्ध होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना, क्योंकि एक तो लंबे समय तक रहते हैं, है ना। क्या हुआ? मालवा क्षेत्र की तरफ तो ये बढ़ जाते हैं, प्रतिहार जो होते हैं ना ये उसको कैप्चर कर लेते हैं। बाकी जो कुछ हिस्सा है जो है, जैसे आपका जो बघेल बुंदेलखंड वाला रीजन है, कुछ हिस्से में उनका भी होता है पाल वंशों का ना, धर्मपाल के टाइम पे। हाँ, जब चालुक्य वंश को अलग से पढ़ेंगे तो पता लगेगा आपको, है ना। क्या हुआ? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उनको अपन अलग अलग से एक एक को पढ़ेंगे तब जाके समझ में आएगा, है ना। अभी बताना उचित नहीं है। अभी केवल आप तीनों के मध्य जो संघर्ष हुए थे ना कन्नौज के लिए, आप पहले उसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद में पाल वंश का जो शासन है उसमें कौन कौन से राजाएं आए और राजाओं ने किस किस क्षेत्र पर अपने अधिकार किए, है ना, उसके बारे में अपन समझ रहे हैं। सभी राजवंशों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, है ना, किसी को छोड़ने वाले नहीं है ना। तो यहाँ पर जो बंगाल की अगर हम बात करें, क्योंकि इनका जो इलाका था कौन सा था? बंगाल वाला था ना, किनका? पाल वंश का ना। तो हेनसोंग जो है अपने यात्रा वृत्तांत में 3 या 4 राज्यों का वर्णन करता है। एक तो पुंडरवर्धन के बारे में बताया था जब मैंने आपको, किसके बारे में बताया था? पुंडरवर्धन राज्य का मैंने आपसे वर्णन किया था, किसके प्रशासन में बताया था? जब हमने गुप्तों को पढ़ा था उस समय मैंने आपको राष्ट्र और भुक्ति बताया था। उस राष्ट्र और भुक्ति में जो पुंडरवर्धन है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? एक भुक्ति कहा जाता था ना। तो एक तो ये पुंडरवर्धन यहाँ पर शासन करता है ना। शासन नहीं, ये क्षेत्र है ना, राज्यों के नाम है, राज्य क्षेत्र है। तो ये 4 जो क्षेत्र हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो पुंडरवर्धन ही होता है, एक जो होता है कर्ण, सुवर्ण, समतट और ताम्रलिप्ति। जो ताम्रलिप्ति वाला जो इलाका है इसमें एक बंदरगाह भी हुआ करता था, और ये बंदरगाह का काम क्या था? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, है ना भाई। जो प्रोडक्शन होता था उस प्रोडक्शन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। अब आप ये देखिए, अगर हम भारत की लोकेशन को देखें, यहाँ पर जो बंगाल है, इस बंगाल में क्या था? ये ताम्रलिप्ति जो था एक बंदरगाह भी था, जगह थी ये। तो इसमें क्या है, इसका जो व्यापार होता था इधर वाले जो दक्षिण पूर्व के जो देश थे उनसे भी हो रहा था, चाइना में भी ये जो व्यापार किया करते थे। इसके अलावा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था इधर श्रीलंका वगैरह, इसमें भी हो रहा था। और इधर वाले जो कुछ बंदरगाह थे वो भी क्या करते थे, यहाँ पर इधर शासन मतलब
माल को आवाजाही को क्या कर रहे थे, अच्छे से कर पा रहे थे। तो इसलिए जो है पाल वंशों का जो शासन होता है तो वो अपनी जो स्थिति को मजबूत कर पाते हैं, तो वो इस कारण ही कर पाते हैं क्योंकि एक तो गंगा यमुना में उनके पास प्रोडक्शन काफी अच्छा हो रहा था फसल का, उससे उत्पाद भी बन रहे थे और उत्पादों को वो क्या कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह पर भेज भी रहे थे। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा था, प्रोडक्शन वहां पर अच्छा हो रहा था। तो काफी जो इंडस्ट्रियों की जो संख्या हुई थी वो इसी समय पर क्या हुई थी, जो बंगाल है, बंगाल में काफी इंडस्ट्री क्षेत्र भी क्या हुआ, विकास हुआ, उसका उसका डेवलपमेंट भी कब हुआ, पाल वंशों के समय। क्योंकि प्राचीन भारत में हमने देखा था कुछ जनजाति जो क्षेत्र होते थे तो वहां पर जो है जैसे जूट जानते हो है ना, तो जूट की इंडस्ट्रियां जो है वो भी कुछ जनजातियां वो जूट का ही काम करती थी वो, है ना। उसके अलावा जो कपड़ों के जो कारखाने थे, है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियां थी वो भी काफी बाद में जो है बंगाल वाले रीजन में क्या हो रही थी, उस समय विकसित हो रही थी। बाकी जो प्राचीन में तो रहती है, प्राचीन के बाद में जो इस समय जो है, इस समय भी काफी ज्यादा वो ग्रो कर पाती है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है बंदरगाहों के माध्यम से हो रहा था तो उनको काफी जो है ज्यादा लागत भी नहीं लग रही थी, तो वो चीजों को आसानी से क्या कर रहे थे, वो इधर वाले देशों से भी उनके संपर्क बढ़ रहे थे और इधर वाले देशों से भी क्या हो रहे थे, उनके संपर्क बढ़ रहे थे। अब यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है, उस बौद्ध धर्म के जो पाल वंश ने क्या किया, पहले तो इनका जो धर्म था वो शैविज्म था, शैव धर्म इन्होंने अपना रखा था। लेकिन बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसे बन जाती है कि भाई अगर हमारा जो व्यापार है, अगर हमारे ही धर्म का कोई व्यक्ति होगा तो वो क्या कर पाएगा, उसी तरह का जो है हम क्या करें, अपना जो धर्म है उसको चेंज कर लें ताकि हमारा व्यापार है वो शांतिपूर्वक चलता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर इस समय जो है कुछ बाहरी जो देश थे, जैसे यहाँ पर तिब्बत वाला इलाका है या नहीं है, तो यहाँ तिब्बत में भी क्या था, बौद्ध धर्म जो है काफी विकास उसका हो रहा था। मतलब कुछ लोग जो हैं बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं तिब्बत वाले इलाके में भी पा रहे थे। इधर हम चाइना वाले रीजन में देखें, क्योंकि हेनसोंग जैसे व्यक्ति पहले आ गए थे तो वो बाद में जब गए तो उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चीन वाले एरिया में भी किया। तो इधर जो चीन वाला जो है, यहाँ पर भी जो बौद्धिज्म जा पहुंचा, बौद्धिज्म जो पहुंचने के कारण जो ये मंगोलिया वाला इलाका था तो इसमें भी कुछ ट्राइब्स उस समय रहा करती थी। तो उन्होंने क्या किया, इन लोग ये मतलब जो पाल वंश के जो राजा थे, इन्होंने दिमाग लगाया कि भाई हम क्या करें, बौद्धिज्म को अपना लें और बौद्धिज्म को भी बढ़ावा दें, इसके साथ साथ हमारा जो ट्रेड है वो भी क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। तो अब इनके समय क्या होने लग गया, सभी जो कंट्रियां थी इधर वाली, इनसे सभी का जो ट्रेड है इनका बढ़ चुका था। और ट्रेड बढ़ने का जो मुख्य कारण था वही था प्रोडक्शन। जब आदमी के पास अतिशेष बचेगा तभी वो क्या कर पाएगा, ट्रेड कर पाएगा, व्यापार कर पाएगा। और व्यापार इतना फला इनका। लेकिन बाद में जो है ये शक्तियां क्या करती थी, बार बार में इसको क्या कर रही थी, युद्ध कर रही थी, है ना। अब ये जब कहाँ तक युद्ध लड़ पाएगा आदमी, उनका व्यापार है वो तो ठीक चल रहा था, लेकिन उनको परेशान लोग कौन कर रहे थे, गुर्जर और राष्ट्रकूट। अब जो दो शक्तियों से एक शक्ति लड़ेगी तो क्या होगा, है ना भाई। मान लो कोई दो व्यक्ति है, अगर सामने वाला एक ही व्यक्ति है, अब वो भले से कितनी भी शक्ति उसके साथ हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्या है, उसको डर तो रहता है। तो वो अपने इधर की जो मजबूती, इधर से तो मजबूती वो कर लेता है, लेकिन इधर की जो शक्तियां हैं उनसे ये ज्यादा समय तक लड़ नहीं पाता है। और बाद बार में क्या है, धीरे धीरे क्या है, ये जो है अपना क्षेत्र बढ़ाते जाते हैं और बाद में जो है सिकुड़ जाता है कौन, पाल वंश। मतलब वो बिल्कुल छोटे से क्षेत्र में क्या है, रह जाता है। इनके बाद में एक और शासक आता है, क्योंकि तीन चार जो शासक है वो बीच में क्या होते हैं, अपने सीमाओं को बढ़ा नहीं पाते हैं, वो केवल स्थिर रखते हैं। यानी कि इनके नाम और देख लीजिए, नाम थोड़े अटपटे हैं क्योंकि दक्षिण वाले हैं, दक्षिण वाले नहीं, बंगाल वाले है ना, इनको नहीं कहेंगे दक्षिण वाले। तो इनका जो है बंगाल की खाड़ी से लेकर दिल्ली तक इनका क्या हो गया था, क्षेत्र बढ़ गया था। इसके अलावा जालंधर से विंध्याचल, जालंधर कहाँ है, पंजाब वाला रीजन है ना, तो पंजाब का जो रीजन था उसमें विंध्य पर्वत श्रेणी तक इनका पाल वंशों का जो है शासन हो चुका था ना। तो गोपाल जो है 750 से 770 तक रहते हैं, है ना, 8वीं सदी के मध्य से शासन करते हैं, है ना। इन्होंने एक जो है ओदंतपुरी जो है मठ बनवाया था ना, ओदंतपुरी में एक मठ की स्थापना इन्होंने करवाई थी, किसने,
गोपाल ने, है ना, गोपाल की बात कर रहे हैं हम, अभी धर्मपाल पे नहीं आया ना, क्योंकि थोड़ा क्या है, इससे भी पीडीएफ से जो है आप थोड़ा देखते रहें, बाद में जो है आपको कंफ्यूजन इसका नहीं होगा ना, क्योंकि इनसे क्या है क्वेश्चन थोड़े बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते हैं, कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए ना। आगे आते हैं धर्मपाल, गोपाल के ही उत्तराधिकारी होते हैं, उनके ही पुत्र होते हैं, और ये त्रिपक्षीय जो संघर्ष है उसमें ही क्या करते हैं, अपने को लगाए रखते हैं कन्नौज के लिए, और कन्नौज के लिए जो है ये चक्रायुद्ध को क्या करते हैं, गद्दी से बिठा देते हैं, इंद्रयुद्ध को हटाकर। इंद्रयुद्ध को तो क्या करते हैं, ये परास्त कर देते हैं। जो इंद्र युद्ध है इनको परास्त करके क्या करते हैं, चक्रा युद्ध को क्या करते हैं, गद्दी पर बिठा देते हैं। और दोनों ही क्या होते हैं, ये बंगाल के ही शासक होते हैं, लेकिन भाई इनके अधीन शासन करें, इनके अधीन, पालों के अधीन। तो पालों के अधीन शासन करने के लिए चक्रा युद्ध को क्या करते हैं, ये गद्दी पे बिठा देते हैं इंदिरा युद्ध को हटाकर। और धर्मपाल ने जो है, इसके समय एक सभा होती है, तो इसमें एक सोडल जो है एक कवि होते हैं, कहाँ के, गुजरात के, ठीक है, कौन होते हैं, सोडल एक कवि होते हैं गुजरात के, तो इनको एक उपाधि देते हैं उत्तरापथ की। उत्तरापथ स्वामी किसको बोलते हैं, ये चक्रा युद्ध को, है ना, क्योंकि उत्तरापथ स्वामी वही है, वहां पर जो रोड निकल रही थी, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक थी, एक सड़क निकली हुई थी उत्तरापथ जिसको अपन बोलते हैं, कहां से कहां तक था, हाँ, यानी कि जो बंगाल वाला रीजन था उस चिटगांव बंदरगाह से चलती थी वो, और दिल्ली तक जाती है, लेकिन बाद में जो शेरशाह सूरी वगैरह आते हैं ये उसको क्या करते हैं, आगे बढ़वा देते हैं ना। लेकिन अभी वर्तमान में देखोगे तो बात करोगे तो ये अफगानिस्तान तक के क्षेत्र में जाती है ना। इसके अलावा जो है एक यूनिवर्सिटी का भी ये क्या करता है, स्थापना करवाता है धर्मपाल, है ना। जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, जो महाविद्यालय कहाँ है, मुंगेर में है, जो बिहार वाला रीजन है, उस बिहार के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनवाता है विक्रमशिला, कौन, धर्मपाल, ताकि भाई यहाँ भी क्या है, बच्चे आए और शिक्षा ग्रहण करें, है ना। इसके अलावा जो सोमपुर है वहाँ पर एक महाविहार बनाता है। अब इससे पता लग रहा है कि जो बौद्ध धर्म है, उस बौद्ध धर्म की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी हो गई थी, है ना, क्योंकि इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को बहुत अधिक बढ़ावा दिया, और बढ़ावा देने का वही कारण था कि भाई हमारा जो व्यापार संबंध है, मतलब इन्होंने क्या किया, धर्म को यूज करके अपने जो व्यापारिक जो संबंध है उनको मजबूत किया। समझ पाए भाई, अपने व्यापार अच्छे से हो इसके लिए क्या किया उन्होंने, जो रिलीजन है, धर्म है, उसको क्या कर दिया, और ज़्यादा बढ़ावा दिया, ताकि हमारा जो ट्रेड है वो ट्रेड क्या हो, उसको मतलब बाधित ना हो वो, है ना, वो अच्छा चलता रहे। तो इसलिए जो है इनके संबंध जो है पूर्व एशिया के जो देश हैं उनसे काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। इसकी जो जानकारी मिलती है, खलीमपुर एक इंक्रिप्शन है, खलीमपुर इंक्रिप्शन जो है धर्मपाल का ही है ना। इसमें 33 लाइनें हैं, इसमें मैं पूरा स्क्रीनशॉट लिया था तो उसमें केवल 32 ही आई है ना, तो 33 लाइनें इसमें है। और ये क्या किसका बना हुआ है, कॉपर की प्लेट का बना हुआ है ना, कॉपर प्लेट पे ये बना हुआ है। कौन सा, जो धर्मपाल राजा था, तो उसने जो ये जगह है कहाँ पर, खालिमपुर, है ना, तो ये इंक्रिप्शन जो है किसकी प्लेट पर है, कॉपर प्लेट पे। तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि भाई जो धर्मपाल है उसने कुछ अच्छे, जो एक तो महाविद्यालय भी बनाया है, महाविहार भी बनाए हैं, है ना, उनको जो चक्रा युद्ध है उनको हटाकर जो है किसको बिठाया है, इंदिरा युद्ध को हटाकर चक्रा युद्ध को गद्दी पर बिठाया ना। तो इनकी जो जानकारी है वो सारी ये उपलब्ध करवाता है। आगे आते हैं देवपाल, है ना, 810 से लेकर 850 तक। नाम तो इतने खतरनाक थे, लेकिन थोड़े काम जो है उतने अच्छे से ये नहीं कर पाते, है ना। तो बाद में जो है ये क्या करते हैं, केवल अपने जो पिता है उस पिता की जो विस्तारवादी नीति है उसको ही फॉलो करते हैं, विस्तारवादी नीति को ही क्या करते हैं, अपनाते हैं, लेकिन ज़्यादा विस्तार ये नहीं कर पाते हैं, उसको वैसी स्थिति को भी बनाए रखते हैं, है ना। और इसके शासनकाल में एक अरब यात्री आता है सुलेमान, ठीक है,
तो सुलेमान क्या करता है, इसको देवपाल को जो है राष्ट्रकूटों से और प्रतिहारों से जो है शक्तिशाली बताता है। ना तो भाई इसकी टक्कर में राष्ट्रकूट थे और ना ही प्रतिहार थे, इतना खतरनाक था देवपाल, है ना। बाकी जो है अन्य शासक आते हैं जिसमें विग्रहपाल होते हैं, नारायणपाल होते हैं, राज्यपाल होते हैं, है ना, गोपाल होते हैं। गोपाल सेकंड है ना, गोपाल सेकंड के बाद में आते हैं विग्रहपाल सेकंड। तो ये क्या करते हैं, ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं करते हैं। लेकिन इनके बाद में जो राजा आते हैं कौन, महिपाल फर्स्ट। इनको क्या है, महिपाल जो फर्स्ट हैं इनको दूसरा संस्थापक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये वापस आते हैं तो पाल वंश को और ये बढ़ाते हैं, समझ पाए। धर्मपाल जो हैं वो भी इसको बढ़ाते हैं, उनका जो बेटा था देवपाल वो भी क्या करते हैं, वो विस्तारवादी नीति को फॉलो करते हैं। लेकिन बाद के कुछ राजा आते हैं वो अपनी सीमा को क्या करते हैं, बढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इतने सक्षम नहीं थे, है ना। शासन तो करते हैं वो लेकिन साम्राज्य को नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन बाद में जो महिपाल आते हैं, महिपाल क्या करते हैं, इसके शक्ति को जो है पुनर्स्थापित करते हैं, यानी दोबारा से साम्राज्य को भी बढ़ाते हैं और इनकी स्थिति है वो काफी अच्छी होती है। क्यों, क्योंकि वह बौद्ध धर्म का संरक्षक था और लोकेश्वर शतक की जो है रचयिता इसके समय हुई थी, और वज्रदत्त को इसने क्या किया था, संरक्षण प्रदान किया था। अब बौद्ध धर्म जो का बोलचाला जो है वो ज्यादा हो जाएगा तो इनके जो व्यापार है फिर से क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। कौन, वज्रदत्त, ये इसके रचयिता थे ना, इन्होंने एक रचना रखी थी लोकेश्वर शतक, है ना, ध्यान से निकल गया। तो लोकेश्वर शतक क्या थी, एक बौद्ध धर्म की ही रचना इन्होंने रची थी। उसके जो है वज्रदत्त क्या थे, उनको संरक्षण दिया था, उनके दरबार में इन्होंने रखा था महिपाल ने, है ना। और महिपाल को दूसरा संस्थापक क्यों कहा जाता है, क्योंकि बाद में 978 में आते हैं और 978 में क्या करते हैं, दोबारा से साम्राज्य को बढ़ाते हैं। और साम्राज्य को बढ़ाते हैं तो ये 1038 तक ही शासन कर पाते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं करते। लेकिन एक अतिशा, है ना, एक ये मूर्ति जैसी है संरचना, ये भिक्षु है अतिशा का। इस अतिशा का एक मतलब चित्र भी बनवाते हैं, एक बिहार भी बनवाते हैं अतिशा का। और यहाँ पर जो प्रचार प्रसार के लिए इसका क्या हुआ था, अतिशा जो है बौद्ध भिक्षु होता है, तो इसके प्रचार प्रसार के जो नेतृत्व हैं धर्म प्रचारक के संबंध में इसको कहाँ भेजा था, तिब्बत वाले इलाके में। जो आपका जो है तिब्बत वाला इलाका था, इन्होंने क्या किया था, बौद्ध भिक्षु था तो इसको क्या कहा था कि भाई आप वहाँ जाइए और हमारे बारे में और ज़्यादा आप बताएं, है ना। तो इसलिए इनके जो है अब दक्षिण में भी भेजता है। राजेंद्र जो चोल हैं वो क्या कर रहे हैं, दक्षिण वाले जो हैं जैसे राष्ट्रकूट तो वो तो अटैक कर ही रहे थे, उनके अलावा कुछ दक्षिण की और शक्तियां थे जिसमें चोल वंश था, जिसमें राजेंद्र चोल थे। वो भी क्या करते हैं, बंगाल के ऊपर उस समय आक्रमण करते हैं। तो इनके पास में फिर और ज़्यादा शक्तियों का जो है प्रभाव हो जाता है, फिर ज़्यादा समय तक ये भी नहीं टिक पाते। रामपाल आते हैं 1075 से 1020 तक शासन करते हैं। रामपाल भी क्या थे, इस समय के अंतिम जो शक्तिशाली राजा आप कह लीजिए, क्योंकि इनके बाद में भी ये कुमारपाल आते हैं, गोपाल तृतीय आते हैं, मदनपाल आते हैं, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुकते, लगभग 30 वर्षों तक ही ये शासन को संभाल पाते हैं। और एक रचना और थी इनकी, संध्याकार नदी, है ना, इनके द्वारा एक रचित पुस्तक थी, तो उसका जो उल्लेख है इसमें मिलता है किसका, केवर्तों का। और ये केवर्त कौन थे, आप जब जम्मू कश्मीर को पढ़ोगे इस समय, कश्मीर के जो राजवंश थे, कश्मीर के राजवंश क्या कर रहे थे, वो भी क्या थे, अपनी शक्तियों को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। तो जो पंजाब वाला रीजन था उधर वाले उस क्षेत्र में क्या कर रहे थे, कश्मीर वाले भी बार बार में क्या कर रहे थे, इनको परेशान करने लग गए थे। तो जो केवर तो है, केवर तो उन्हीं के लिए उपयोग किया गया है ना, कश्मीर के जो राजवंश है उनके लिए। तो रामपाल के बाद में आते हैं कौन, कुमारपाल, गोपाल तृतीय, मदनपाल, है ना। इसके बाद में जो है रामपाल का निधन हो जाता है। कैसे, ये गहड़वाल भी अलग से राजवंश है ना, इसको भी हम पढ़ेंगे। जो आपका बुंदेलखंड वाला रीजन था उस वाले रीजन में होता है। तो ये भी क्या करते हैं, अटैक करते हैं। राजपूत जिसमें हम पढ़ देंगे गुजरात
ये राजस्थान वाला एरिया था, राजस्थान वाले एरिया में बहुत सारे राजपूत वंश भी उभर कर आए थे। तो ये गढ़वाल जो है वो उससे ही संबंध रखता था राजपूतों से। तो ये भी क्या करते हैं, बिहार वाले जो रीजन है शाहबाद और गया है ना, गया का मतलब वो बोध गया वाला जो क्षेत्र है वही है ना, तो उस तक क्या कर लेते हैं, ये विस्तार करते हैं ना, किसके बाद में, रामपाल के निधन के बाद है ना। अब इस समय जो है पालकालीन कुछ संस्कृति थी, तो इस संस्कृति में क्या किया था इन्होंने, जो पाल वंश है, पाल वंश के समय जो है कुछ मूर्तियों बनाने की जो प्रक्रिया थी, किससे, कांसे से है ना, यानी कि कांसे से क्या करने लग गए, अब मूर्तियां बनाने लग गए। पहले हमने देखा था जब हमने किसको पढ़ा था, तो गुप्ता को पढ़ा था। गुप्ता के समय जो मूर्तियां थी वो किसकी बन रही थी, बताओ। कांसा कहाँ से बनेगा भाई, मंदिरों में जो है मूर्तियां बना रहे थे पत्थरों की बन रही थी है ना, लेकिन पहली बार जो है मूर्तियां बनने लगी थी वो इस समय जो है कांसे की जो मूर्तियां हैं वो काफी ज्यादा बनने लगी थी। या फिर आप यूं कह लीजिए कि भाई धातु से जो है, जैसे मेहरौली स्तंभ लेख हमने वहां पढ़ा था, तो वहां पर केवल जो स्तंभ लेख है उसके बारे में मिलता है ना, बाकी जो वहाँ मूर्तियां थी वो मूर्तियां केवल पत्थरों की बन रही थी या फिर किसी मिट्टी वगैरह की बन रही थी। लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने धातु में जो है मूर्ति बनाने की जो कला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, विस्तार किया या उसका विकास किया है ना, जो डेवलपमेंट हुआ था। तो इस समय जो पाल वंश के जो कलाकार थे उन्होंने कांस्य मूर्ति बनाने पर ज़्यादा जो है जोर दिया था। कांसा जो है, जैसे हमने कांस्य युगीन सभ्यता पढ़ी थी ना, उसमें तांबा और टीन दो धातु को क्या कर दिया जाता है, कंबाइन किया जाता है, उसको मिलाया जाता है। समझ पाए, हाँ इसको ब्रोंज ही बोलते हैं कांसे को है ना, यानी कि एक तो कॉपर इसमें मिलाया जाता था, जो आपका एक तो इसमें क्या होता था, कॉपर होता था और एक टीन होता था। तो इस टीन को क्या किया जाता था, इसमें एक अनुपात में मिलाया जाता था और उससे फिर क्या कर दी जाती थी, बाद में मूर्ति बनाई जाती थी है ना। जैसे हमने कांस्य युगीन सभ्यता पढ़ा था तो वहां पर भी कुछ कांसे की मूर्तियां मिली थी है ना, जो नर्तकी की मूर्ति है वो कांसे की बनी हुई होती है। लेकिन वहां पर तो एक ही मूर्ति मिली है या और भी मिली है, कुछ सीले वगैरह भी मिली है, लेकिन जो इस समय बनना स्टार्ट किया था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्होंने उनको अच्छा अच्छा डिज़ाइन देने की जो कला थी, आर्ट था, वो यहाँ पर डेवलप हुई थी है ना। और इसकी जो मूर्तियाँ मिली है वो कहाँ कहाँ से मिली है, पाल वंश से संबंधित नालंदा वाले इलाके से, बोध गया से, कुर्कीहारा, तो ये इसके प्रमुख केंद्र थे। इस सारे जगहों पर क्या हो रही थी, इनकी मूर्तियां काफी अच्छे से बन रही थी कांस्य की है ना। इसके अलावा कुछ इसमें एक और अनुयायी आता है, हाँ ये अलग अलग क्षेत्रों में यात्रा करते हैं, एक तो कमलशील होते हैं और एक दीपंकर, ये तिब्बत की जो है यात्रा पर और जाते हैं है ना। पाल वंश के जो प्रमुख होते हैं उनके संरक्षक में ये क्या करते हैं, तिब्बत की यात्रा करते हैं। कौन कौन, एक तो कमलशील थे और एक दीपंकर थे है ना। इसके अलावा इनकी भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा कौन कौन सी थी, एक तो संस्कृत थी और संस्कृत के अलावा जो है बांग्ला की जो भाषा थी, क्योंकि उस समय जो है बंगाल वाला जो रीजन था इसकी भाषा और लिपि है ना, दोनों ही जो है इस समय जो है काफी फलती फूलती है ना। किसके टाइम पे, पालों के टाइम पे इसको जनभाषा के रूप में ये क्या करते हैं, अपना लेते हैं। जनभाषा मतलब वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी वो वाली है ना। क्या नहीं, पाली जो लैंग्वेज थी, जैसे अगर हम बौद्धों की बात करें तो प्राकृत उनकी भाषा थी, तो प्राकृत जो भाषा थी उसका उतना वहाँ पर नहीं था बंगाल में। बंगाल में केवल एक तो बांग्ला जो लिपि है उसमें लिखी जाती थी और उसकी बांग्ला जो है भाषा भी थी। हाँ, महायान की जो शाखा है उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार इस समय हुआ, क्योंकि हर्षवर्धन के टाइम पे भी हमने पढ़ा था, हर्ष के टाइम पर भी जो है महायान शाखा के लिए ही जो शिक्षा का केंद्र था कौन सा, नालंदा, उसको खोल दिया गया था। अब उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जो महायान शिक्षा है वो ज़्यादा दी जाने लगी थी
तो उसका जो प्रचार प्रसार है वो भी क्या करता है, हिंसंग वहाँ जाकर करता है। तो चीन में जो है और ज़्यादा वो फैल जाता है बौद्ध धर्म। डिक्लाइन एक तरह से अगर मानिए कि जो बंगाल वाला रीजन था उधर नहीं आया, वो केवल इधर उत्तर वाले जो भारत के जो राज्य थे वहीं पर था वैष्णव धर्म। क्योंकि इस समय क्या है, बहुत सारे जो अलग अलग शासक थे, अब वो अलग अलग शासक जो हैं शैविज्म, कुछ तो ऐसे शासक थे जिन्होंने शैव धर्म को अपना रखा था, कुछ ऐसे शासक थे जिन्होंने वैष्णव धर्म को भी अपना रखा था। तो वैष्णव धर्म और शैविज्म दोनों का तो क्या हो गया था, कंबाइन हो गया था। किनके टाइम पर, गुप्तों के समय ही हो गया था, है ना। तो बाद के जो राजा थे, बंगाल वाले अलग को अपनाएंगे, दक्षिण वाले जो हैं उसको ही धर्म तो वही रहेंगे, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से अपनाना जो है, पूजा अर्चना, उनके मंदिर बनवाने की कला है वो सारी, जैसे नागर शैली का जो विकास है वो उत्तर भारत की शैली इसी समय विकसित होगी। बाद में जो है दक्षिण वाले जो हैं वो द्रविड़ शैली में मंदिर वगैरह बनाने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो दोनों की संरचना मिलती है वो आपके मिडिल इंडिया में या फिर मध्य वाला पार्ट कहिए, वहाँ पर आपको मिलेगी जो वेसर शैली होती है ना। तो अलग अलग मंदिर निर्माण की भी शैली यहीं पर विकसित होती है। ये टाइम पीरियड जो है आपका जो है लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर आपकी 12वीं शताब्दी के जो मध्य हैं, इसमें बहुत सारे जो सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो इसी समय के होते हैं। क्योंकि मूर्ति बनाने की जो कला हो, है ना, क्योंकि गुप्तों के टाइम से ही स्टार्ट हो गई थी, और मिडिल में जाते जाते और ज़्यादा इसका क्या होता है, विस्तार होता है। क्योंकि स्थापत्य कला में आप देखो उसके समय जो शाहजहाँ होता है, ताजमहल जैसी इमारतें बनती है, 2.5 दिन का झोपड़ा, इधर आपकी जो कुतुब मीनार वगैरह है ना, 1100 के समथिंग जो है ये बननी स्टार्ट हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक तो केवल उसको पूरा करवाता है, इसकी नींव है वो तो और भी पहले ही डल जाती है ना। तो इमारतें वगैरह स्थापत्य कला का भी वहीं विकसित हो रहा है, क्योंकि ये 11वीं 12वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं अपन, है ना। 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के जो मध्य की जो चीज़ें हैं उसमें स्थापत्य कला, मूर्ति कला या फिर पेंटिंग वगैरह जो हैं ये बहुत ज़्यादा विस्तार से इनका डेवलपमेंट होता है, बहुत तेजी के साथ। वो किसी शासक का या किसी राजवंश का नाम आपको देगा उसमें, है ना, कि भाई चोलकालीन समय में कौन सी स्थापत्य कला का विकास हुआ है या चित्रकला का विकास हुआ है। चोल की नहीं दिया तो उसने पाल वंश की दे दिया, तो पाल वंश में आपको फिर मूर्ति जो कांसे की बनी है उनके बारे में बताना पड़ेगा, है ना। कॉपर की प्लेटों पे ये इंक्रिप्शन इन्होंने खुदवाए थे। तो वो आपको जब पढ़ोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि भाई इन्होंने कौन से मंदिर बनवाए हैं, कौन सी मूर्तियाँ बनवाई है ना। क्योंकि वहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाने की जो कला है वो डेवलप तो हो रही थी, लेकिन बन कौन सी रही थी उनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि दक्षिण वाले भारत वाले जो राजवंश है ना वो अलग अलग नाम देते हैं इनको। बताना पड़ेगा ना, उदाहरण में तो एग्जाम्पल क्या दोगे। मान लीजिए उन्होंने पाल वंश से संबंधित पूछ लिया आपसे कि भाई पाल वंश के शासन काल में ऐसी जो स्थापत्य कला बता दीजिए, या फिर इनके जो कौन सी मूर्ति कला है उसके बारे में आप बताइए। तो फिर इनके टाइम की कोई मूर्ति वगैरह देखनी पड़ेगी, है ना। जैसे कुछ मैं आपको बता दूं, शायद ऊपर निकल गई है वो मूर्ति शैली। आप बता सकते हो कि भाई कांसे की जो मूर्तियां हैं उनका इसमें निर्माण हुआ था ना, और ये कहाँ कहाँ से मिली है। क्योंकि इनके जो कलाकार थे वो किस वाले एरिया में थे, आपके जो बिहार वाला रीजन है और उत्तर प्रदेश वाला रीजन है उसी क्षेत्र में इनका डेवलपमेंट हो रहा था ना। और लिपि भी आप बता सकते हो, संस्कृत के अलावा बांग्लादेश की जो बांग्ला लिपि थी, है ना। हालांकि जो उस समय जो संताली है वो भाषा का भी वहाँ पर जो है उल्लेख मिलता है, किस वाले रीजन में, जो बांग्ला वाला, उड़ीसा वाला और झारखंड वाला जो क्षेत्र। क्योंकि उस समय क्या थे, भारत अलग अलग राज्यों में तो बटा नहीं था। अब ये वाला जो है सारा क्षेत्र है वो उस समय इसी वाले क्षेत्र में आता था। किस वाले में, जैसे मैंने अभी आपको पाल वंश का चित्र बताया था तो उसमें उड़ीसा वाला भी क्षेत्र आ रहा है, बंगाल वाला भी आ रहा है, इधर कुछ झारखंड वाला, बिहार वाला और ये उत्तर प्रदेश वाले। तो उस समय की जो स्थितियां हैं वो केवल अपना जो विस्तार है क्षेत्र है जो काफी उन्होंने बढ़ा लिया था। इसके अलावा कुछ हिंदू काव्य हैं, कौन कौन से, दाए बाग। तो इसके जो जन्मदाता है वो किसको मानते हैं, जीमुत वाहन,
है ना, जो कि पाल वंशों का एक, इन्होंने इनको भी संरक्षण दिया था जिमुत वाहन को। और जिमुत वाहन ने क्या लिखा है, दायबाग, हिंदू काव्य था ये ना। क्योंकि इनके बारे में क्या है, ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, केवल अगर कभी कभी किसी राजा के बारे में जरूर पूछ लिया जाता है कि भाई इसका संस्थापक कौन रहा है, या कौन सा ऐसा संस्थापक है जिसने राज्य का विस्तार किया है ना। इसके बाद में जो है बंगाल में पाल वंश के बाद में आता है सेन वंश। और सेन वंश का जो है पतन, बंगाल में जो पाल वंश का पतन होने के बाद में सेन वंश आता है, और इसकी जो शासन काल की जो बागडोर है वो सामंत सेन के हाथ में आती है ना। सामंत सेन जो है इसका प्रमुख फाउंडर होता है किसका, सेन वंश का। और ये जो जिस एरिया में जो शासन करता है वो कौन सा एरिया था, राड, है ना। राड स्थान पे क्या करता है, ये शासन करता है। और प्रमुख जो शासक थे विजय सेन, जो कि 1095 से लेकर 1158 एडी तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। और इनके उत्तराधिकारी जो हैं देवपाड़ा प्रशस्ति जो प्रिया अभिलेख है, इसमें क्या करते हैं, इनको बारे में जानकारी मिलती है। सामंत सेन के अधिकारी होते हैं विजय सेन, उसकी, है ना। कवि इसके देवपाड़ा प्रशस्ति के जो कवि है वो धोई है, इन्होंने इसको रचा है ना। एक रचना है इनकी जो कि विजय सेन का उल्लेख करते हैं। नव्वे या नाम में किसके लिए उपयोग हुआ है, ये नेपाल के लिए। नेपाल वाला और जो मिथिला वाला जो रीजन था उसमें भी इन्होंने मतलब इनको पराजित किया था। किनको, जो विजय सेन है, विजय सेन ने नेपाल और मिथिला वाले जो राज्य थे उनको भी क्या किया था, पराजित किया था और अपने में मिला लिया था। और इन्होंने 2 राजधानी भी बनाई थी, एक तो विजयपुरी और एक विक्रमपुर, है ना। कभी कभी राजधानी पूछ ली जाती है इसलिए याद रखनी है ना। शैव धर्म का अनुयायी था, किससे पता चलता है, इनकी क्या देखो उपाधियां, अरिराज, वर्षभ, शंकर, है ना। तो इससे पता लग रहा है कि ये शैविज्म के भगत थे। परमेश्वर की उपाधि इन्होंने ली थी, परम भट्टारक की उपाधि ली थी, और महाराजा धीराज की। इसके अलावा 2 और शासक हैं, एक तो बल्लाल सेन और एक लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो है एक संवत चलाते हैं, लक्ष्मण संवत। कब चलाते हैं ये, 1189 और 1205 के बीच। तो यहाँ तक जो है ये बंगाल वाले जो शासन है, 2 वंश थे, एक तो कौन सा, सेन वंश और एक पाल वंश, है ना। इन्होंने ही शासन किया था ना। तो ये आपका जो है कंप्लीट हुआ बंगाल वाला रीजन। कल एक और नया उठाएंगे ना। आप पढ़कर आओ गुजरात प्रतिहार वाला, नहीं इसके पहले कश्मीर वाले पढ़ना, है ना। कश्मीर जो है, क्योंकि कश्मीर से ही चलना, क्योंकि उससे फिर क्या है आपको लोकेशन भी समझ में आएगी कि पहले कौन किसको मार रहा है, किसको हरा रहा है ना। तो वो थोड़ा सीक्वेंस से हो जाएगा ना। हाँ, इसमें ज़्यादा जो है आप